कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और लॉकडाउन की सिचुएशन है तो आपको और अच्छा होना चाहिए, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और अनावश्यक बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो समय है ना ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो कल की पढ़ाई में आपने देखा कि बेसिक मैंने आपको बताया, और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर देंगी। आपका जो बेसिक है, जो आप नहीं पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, नहीं पढ़ा पाया है कोई आपको ढंग से, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम को एक बार ध्यान जरूर रखिएगा कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, आप ही की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का है, एग्जाम्पल है शायद। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर है जिसमें 4 की पावर n है और n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या किसी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ n की किसी वैल्यू के लिए जिसमें 4 की पावर n, 4 पे पावर n 0 से एंड होता है। मतलब हम 4 की पावर n को हम एक्सप्लेन करते जाएं। देखो इसको ऐसे समझो, अगर मान लो n बराबर 5 है, किसी भी वैल्यू कह रहे हैं ना, तो हम मान लेगा कि n बराबर 5 है, तो 4 की पावर 5, तो हम 4 को ऐसे 5 बार गुणा कर दें, और हमारा जो भी आंसर आए उसके लास्ट में 1 से डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपके पास एक नंबर है जिस पे पावर जो इस तरीके का है 4 टू द पावर n। आपके पास एक नंबर है जिसमें स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है 4 की पावर n। अब आपको n की कोई ऐसी वैल्यू खोजनी है जिसके लिए जब 4n का एक्सपेंशन किया जाए, विस्तार किया जाए, तो वो 1 डिजिट पर 0 रख रहा हो, बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी? फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 टू द पावर n कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए 4 की टोटल पावर n लिख सकते हैं, और आपको पता है कि 4 है 2 की पावर n, है ना, और ये आपने पढ़ा हुआ है 8th में, तो 2 की पावर 2n, यानी 2 की पावर में अब आ गया 4 की पावर n, 2 की पावर 2n में आ गया, यानी कि n की किसी वैल्यू के लिए ये अब ट्वाइस ऑफ n होगा। अब क्या आप मुझे बताइए कि 2 की अगर हम पावर चढ़ाते जाएं तो हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 0 आता हो? चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2 होता है, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, यानी आप देखिए लास्ट डिजिट 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही रिपीट होती जाएंगी, 0 कभी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में कि सिंस 2 to the power n never ends in 0, that's why 4 to the power n will never end in 0, or we do not find any value of n for which 4 to the power n is ending in 0। हमें n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए 4 की पावर n 0 में एंड होगा। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको तो उसमें बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा था, तो 4 बच्चे किसी कारणवश लेट हो गए। जब लेट हो गए तो स्कूल में पहुंचने से पहले उन्होंने एक तरकीब सूझी चारों ने, और क्या किया कि एक ने अपने चेहरे पर कीचड़ लगा लिया, एक ने अपने चेहरे और कपड़े पर भी, और एक ने अपने चेहरे पर कालिख लगा ली, कपड़ों पर लगा ली, एक ने अपने कपड़े फाड़ लिए, और एक ने अपने आप को भी धूसरित कर लिया। चारों लोग दौड़ते दौड़ते पहुँचे क्लासरूम में, हांफते हांफते। तो टीचर ने कहा कि आप लेट कैसे हो गए? तो उन बच्चों ने कहा कि सर हम जिस बस से आ रहे थे उसका टायर पंक्चर हो गया, बर्स्ट हो गया था, तो हम लोग उसी को बनाने में लग गए थे, तो इसीलिए देख भी रहे हैं आप हमारी हालत कैसी है। तो गुरु ने कहा कि, टीचर ने कहा कि हाँ बात तो सही है। तो उन बच्चों ने कहा कि सर हमको जो है एक दिन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ हुई तो हमारा एग्ज़ाम तो बेहतर जाएगा नहीं और टाइम भी कम है। तो टीचर ने कहा ठीक है आप जाइए, आप एक दिन बाद आइएगा। तो नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो इन चारों को 4 अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है, और उनको क्वेश्चन दिए जाते हैं 2, 100 मार्क का पेपर है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, 1 नंबर का। और दूसरा क्वेश्चन था 99 मार्क्स का, और जानते हो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि गाड़ी का कौन सा टायर फटा था।
अब आगे की कहानी आप समझ गए होंगे ना कि किस तरीके से बच्चों ने टीचर को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन बने खुद। तो टीचर से कभी होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है, हमेशा रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 6 की पावर n, 6 टू द पावर n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। वही बात, check whether there is any value of n for which 6 to the power n is divisible by 7। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाए, यानी हम 6 को एक्सपैंड करते जाएं 6 की पावर n को, तो कहीं पर हमको कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 7 की से डिविजिबल हो जाए। अब आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वो क्या कहती है कि कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और उन प्राइम फैक्टर्स की पावर भी हो सकती है, मिनिमम तो 1 होगी, उनसे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर डिवाइजर क्या है 7। अब 7 इस नंबर का डिवाइजर है, तो इसका मतलब 7 इसका एक फैक्टर भी होना चाहिए, अभी तो डिवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। 6 टू द पावर n। अब आप 6 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए, तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। आपने 8th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो दोनों को पावर सेपरेटली रिसीव हो जाएंगी। अब यहाँ पर 7 आया ही नहीं, और 2 और 3 को 7 से डिवाइड करना तो बिल्कुल वर्ल्ड गुड चीज होगा, कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 7 से नहीं डिवाइड होगी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। मीन्स 6 टू द पावर n कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 7 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द नंबर 12 टू द पावर n। 12 की घात n का कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है प्राकृतिक, जहाँ पर n कोई प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा पॉसिबल है 12 टू द पावर n के लिए कि वो 0 में एंड हो, यानी उसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0, जैसे पहला क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। तो चलिए हम फिर से वही फंडामेंटल थ्योरम को अपना यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए 12 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 टोटल पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 और टोटल पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 2n और 3 टू द पावर n। अब देखिए जो समझने वाली बात है वो अब शुरू होती है, क्या कि क्या 12 टू द पावर n कभी भी 0 में एंड हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कब हो सकता है। देखिए अगर हम 2 को एक्सपैंड करते जाएं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो हम कभी भी 0 नहीं अटेन कर सकते, आपने पहले पढ़ लिया है। अगर हम 3 को एक्सपैंड करते जाएं तब भी हम कभी भी 0 में एंड नहीं हो सकते। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9 मीन्स 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ये ऐसे ही 197 में रिपीट होता रहेगा, तब भी हमें 0 नहीं मिलेगा। यानी कि अच्छा, इसके बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है 5। अगर 5 से, इसमें 5 का कोई भी फैक्टर प्रेजेंट होता या 5 से हम इसको डिवाइड कर पाते तो वो 0 में एंड हो जाता, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो चूंकि यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इफ़, यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि इफ़ 12 टू द पावर n इज एंडिंग इन 0 digit, then it must keep a factor as 5। 5 इसका एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 का एक्सपेंशन आपने देखा होगा तो 5 5 में चलता है, और 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है आ जाए, 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। और 10 में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी नंबर में जिसके लास्ट में 5, अगर आप 2 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 देगा। ठीक है, यानी अगर मैं 2 की कोई पावर ले लूँ, 2 4
8, 16, 32 ऐसे ही लिखते चले जाओ। आप अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं किसी भी पावर में तो आपकी लास्ट डिजिट जो आएगी वो 0 ही आएगी। 10, 20, 40, 80, ठीक है, एंड 160। तो ये सारे के सारे 0 में ही एंड हो रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि 2 और 3 का प्रोडक्ट कभी भी हमको 0 में नहीं एंड करेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम के कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग करते हुए आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। एक आसान सा सवाल आपकी एनसीईआरटी का ही है ये। अच्छा ध्यान रखिए, एनसीईआरटी है, मैं शॉर्ट में एनसीईआरटी बोल देता हूँ तो ये मत समझना कि एनसीई है ही नहीं, एनसीईआरटी है, जल्दबाजी में या फ्लो में निकल जाता है। एनीवे, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हम इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है 26 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मिलता है 2 × 13, क्योंकि यही दोनों प्राइम नंबर हैं। 91 का जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3, 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 × 13। अब यहाँ पर समझिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो भी उनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी उनमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखिए। हो सकता है यहाँ पर 13 की पावर 4 हो तो मैं उसको लिख लूँगा। मतलब कि दोनों में से कॉमन फैक्टर्स में से आपको हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट फैक्टर लिखना होगा, यानी फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला टर्म। तो दोनों में 13 कॉमन है और उसकी पावर 1 ही है, तो हम वो लिख लेते हैं। इनटू जो बचते हैं सबको लिख लीजिए, तो 13 × 2 × 7, ये आपको दे देगा एलसीएम। ये तो बात हो गई एलसीएम की। एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों में जो टर्म प्रेजेंट हैं, दोनों में जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, उसके प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, उनकी जो भी लोवेस्ट पावर हो वो लिख लेंगे। यहाँ पर अगर 13 स्क्वायर होता और यहाँ पर 13 होता तो हम इसी को केवल लिखते। तो यहाँ पर दोनों में केवल 13 प्रेजेंट है और दोनों की पावर भी 1 है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 1296 एंड 2520। देखते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का लिए फैक्टर ट्री मेथड होता है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसा होता है, आप डिवाइड करते चले आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अलग अलग दोनों का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 4, 8, 648। फिर 2 से करेंगे तो 324। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 6, 162। फिर 2 से करेंगे तो 81। अब 2 से पॉसिबल नहीं है तो 3 से करिए। 3, 27, 3, 9, 3, 3 और यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1296 को 1, 2, 3, 4 और 3 भी आपका 4 बार मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे ही हम करते हैं 2520 की। देखिए ये हो गया। अब देखिए
इसमें आपने क्या लिखा है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आपने 2 की पावर 4 लिखा, और 3 को भी आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आपने 2 को 3 बार किया, 3 को 2 बार किया, 5 को 1 बार किया, 7 को 1 बार किया। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे आता है। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, 1296 यानी कि 1296 का, और 2520 अर्थात 2520 का, तो आप क्या करेंगे, दोनों में जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेना है। तो 3 की पावर 4 यहाँ पर है, और 3 की, पहले तो 2 को देख लेते हैं, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 3 यहाँ पर, तो हाईएस्ट लीजिए। तो आप कौन सा लेंगे, 2 की पावर 4, तो आप लिख लेंगे 2 की पावर 4। 3 पे चलिए, तो 3 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो आप 4 लिखिए। उसके बाद यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 5 और 7 बचते हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 यानी कि 16, और ये बनेगा 3 3 9 3 27 81, 81, और ये बनेगा 5, और ये बनेगा 7। ये आपका क्या बना है, एलसीएम। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आप दोनों में देखेंगे कि कॉमन टर्म्स कितने हैं, कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ फैक्टर देखना है आपको, पावर्स नहीं। दोनों में 2 और 3 कॉमन है। अब 5 और 7 तो है नहीं, तो 5 और 7 की गिनती नहीं करनी। अब 2 और 3 में हमें देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है लोवेस्ट टर्म रख रहा है किस जगह पर। तो 2 को अगर हम यहाँ देखें तो 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हम छोटे वाले को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे। तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 यानी कि 72। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, 72, और एलसीएम आएगा 45,360। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, देखिए एचसीएफ की हम जब भी बात करेंगे, थोड़ा ट्रिक भी याद रखिए, जब भी हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो फैक्टर की लोवेस्ट पावर्स होंगी, ठीक है। और अगर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम की बात करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर होंगी, और जो भी और उसके बाद फैक्टर्स बचते हैं, वो कॉमन हो या ना कॉमन हो, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का दिल बड़ा होता है और एचसीएफ का दिल छोटा होता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप अगर 1296 की मल्टीप्लाई करते हैं 2520 से, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई आपका जो 72 है और 45,360 है, इनके बराबर होगा। कि आप चेक करना दोनों का, ठीक है, इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से एक रूल निकल के आता है, वो क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर के लिए जो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ देयर भी लिख लीजिए आप, क्योंकि उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी 2 नंबर्स के लिए जब आप उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हैं तो आप उनको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई, मैं लिख रहा हूँ,
कह रहे हैं, देखिए वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अगर आपको याद हो तो कंपोजिट नंबर्स किन्हें कहते हैं? जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब मैं इसको लगाता हूँ और देखिएगा कि ये कंपोजिट क्यों है। देखिए कंपोजिट का अर्थ होता है कि उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करूँ तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू, आप लिखिएगा द गिवन नंबर्स, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा, देखिए 13 दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप, 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 और 11 बचा, तो आप क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 दैट इज 78, ये 77 बनेगा और ये 8 हो जाएगा। 78 देखिए इसका एक फैक्टर है, सॉरी मल्टीपल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 6, 13 6 78। चलिए दूसरा देखते हैं, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5। अब इन दोनों में देखिए तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 7 42 गुणे 12 प्लस 1 कितना बनेगा? अब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 23। आप सॉल्व करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपको ये प्राप्त होंगे। अब देखिए कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। क्या यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? बोलिए। ऑब्वियसली हैं। कैसे? 13 है, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 फैक्टर तो यही हो गए, और एक 1 और एक नंबर खुद। तो क्या इसके 2 फैक्टर हैं? ऑब्वियसली हैं। देखिए 13 और 6 इसके 2 फैक्टर हैं। एडिशनली 1 और इस नंबर का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो भी इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो जाता है, तो इसके तो हो ही गए 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो कंपोजिट हो गया। इसके यहाँ पर देखिए 4 फैक्टर हैं और 2 इसके, एक तो इसका प्रोडक्ट होगा और एक इसका होगा 1, तो यानी 6 एक्चुअली फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स के नंबर के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 7th में आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं, लगाइएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखिए पहला है 364 और 2520, शायद आपकी बुक में भी होगा, मैंने अभी लगाया भी है। दूसरा लिखिए